Am I audible? Please confirm. One of you, please confirm. Am I audible? How do you read? Video 5. Okay, loud and clear, perfectly readable. So, till now we studied about the clouds, right? We saw different clouds, low-level clouds, mid-level clouds, high-level clouds. Okay. In high-level clouds, there was cirrus, cirrostratus, cirrocumulus, cirro, and in middle we saw altostratus, altocumulus. In low-level clouds, we saw stratus, stratocumulus, stratonimbus. Right? These were the clouds we generally saw. Now we are going to discuss is the further topic of operational hours of aerodrome. Right? This is the most important question. Operational hours of aerodrome. ठीक है, कोई भी एरोड्रोम कितने घंटे के लिए चालू है? That's called as a operational hours. Standard operational hours generally specified by the ICAO, right? International Civil Aviation Organization. So there are generally 6 operational hours which are mentioned in ICAO. We'll make one table for that thing, right? Simple सा table बना लेंगे ताकि easy understanding के लिए अच्छा रहे. So first we'll write down as, in first column we will write as code. हेडिंग डालोगे ऑपरेशनल आवर्स ऑफ एरोड्रोम, सब फर्स्ट हेडिंग है कोड और मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड, और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन. Right, this is how we are going to summarize overall topic in tables. तो सबसे पहला जो हमारे पास है वर्किंग आवर्स कोड है, दैट इज द H24. H24. H24 generally specifies it is 24 hours, right? From मीनिंग में हम लिखेंगे it is 24 hours. H24 means it is 24 hours. Whatever aerodrome it is open for 24 hours. It is full time service, 24 hour service. ठीक है, 24 घंटा के लिए ये एरोड्रोम सर्विसेबल है. 24 आवर्स कंटिन्यूस ऑपरेशन, इसके और आगे लिख सकते हो 24 आवर्स कंटिन्यूस ऑपरेशन. ठीक है, इन एक्सप्लेनेशन वी विल राइट सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स अ डे. सर्विसेज अवेलेबल 24 hours a day and 7 days a week continuously. ठीक है, दिन के 24 घंटे और वीक के 7 दिन ये सर्विस कंटिन्यूसली अवेलेबल रहता है. ठीक है, जनरली फ्रॉम यूज्ड व्हेन एयरपोर्ट एंड ATS डज नॉट ऑपरेट एट, नहीं ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं, राइट? दीज आर डे एंड नाइट 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं H24. ठीक है, फिर दूसरा जो है दैट इज दी HJ, होटल जूलियट, राइट? होटल जूलियट, इसके अंदर मीनिंग में लिखेंगे डे लाइट आवर्स, डे लाइट आवर्स, राइट? फ्रॉम, तो हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे जनरली फ्रॉम, सर्विसेज लिखेंगे इसमें सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. राइट, वो सारे एरोड्रोम जो सिर्फ सनराइज और सनसेट के टाइम तक ही अवेलेबल रहते हैं उनका कोड रहेगा HJ. वर्किंग आवर्स का ऑपरेशनल आवर का कोड रहेगा HJ, राइट? इसमें एक और में लिखेंगे इट इज ड्यूरिंग डे टाइम आवर्स ओनली.
ये खाली दिन में चालू रहेंगे, रात में नहीं, ठीक है। और लोकल टाइम, इट विल फॉलो द लोकल टाइम, राइट, ऐसा नहीं है कि यूटीसी फॉलो करेगा, इट विल फॉलो द लोकल टाइम, राइट। रात सुबह से लेके शाम तक, फ्रॉम 7 to 7 या फिर 8 to 8, इस तरीके से, डिपेंड्स, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारे पास है, और ये जनरली कौन से एयरपोर्ट के लिए होता है, जो वो एयरपोर्ट जो नाइट में ऑपरेट नहीं करते, राइट, उन सारे एयरपोर्ट्स का कोड रहेगा HJ, राइट। नेक्स्ट जो है HN, होटल नवंबर, HN stands for, second है, सर आपका स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। 1 सेकेंड, मैंने पॉज कर दिया था। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है मनीषा? प्लीज कंफर्म। हाँ सर। Okay. So HN stands for, we'll write down as night hours. ऊपर में लिखा था day hours, it is night hours. In explanation, we'll write down as services available from sunset to sunrise. From sunset to sunrise. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो जनरली ये सिर्फ नाइट टाइम के लिए होते हैं, राइट। वो सारे एक्टिविटीज जो सिर्फ नाइट में होते हैं, यूज फॉर फैसिलिटीज दैट आर एक्टिव एट नाइट, ठीक है। इट इज रेप्लिका ऑफ HJ, ठीक है, जो दिन में चलते हैं, और ये सिर्फ रात में चलते हैं। ये एयरपोर्ट्स दिन में ऑपरेट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है, दैट इज दी HO। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्स ऑफ ऑपरेशन। आवर्स ऑफ ऑपरेशन मीन्स ये स्पेसिफिक आवर्स के लिए ही ऑपरेट करेंगे, राइट। ये ब्रैकेट में लिख लेंगे एज रिक्वायर्ड और एज पब्लिश्ड। मतलब पब्लिश्ड आवर्स के लिए ही ऑपरेट करेंगे, बाकी टाइम में ये ऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो we'll write down in explanation, services are available during published hours only. और ये कहाँ दिया रहेगा, पब्लिश कहाँ दिया जाएगा? तो जनरली गिवन इन AIP और NOTAM, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट्स पे जनरली इसका वर्किंग आवर्स दिया रहेगा। और आवर्स में वेरी डे बाय डे, राइट। ऐसा हो सकता है कोई दिन के लिए 2 घंटे के लिए, कोई दिन में 4 दिन के लिए, इट कैन वेरी, राइट। ये कोई भी जरूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है कि डेली 4 घंटा रहेगा, 5 घंटा रहेगा, राइट। यूज्ड व्हेन एयरपोर्ट डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पैटर्न। कोई भी पैटर्न नहीं है, दिन रात कभी भी जब भी हमें लगता है, राइट। बट ये है कि वो फिक्स रहेगा, राइट। एक शेड्यूल बना जाएगा, राइट। मंडे को इतना, ट्यूसडे को इतना, हो सकता है कि सारा डे का सेम हो,
राइट। दिन में 4 बार भी ऑपरेट हो सकता है, 2-2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए बंद हो जाए, राइट। तो डिपेंड करता है, आवर्स पब्लिश की जाएंगी और उसी के हिसाब से ये ऑपरेट करेगा, उसके बाद ये ऑपरेट नहीं करेगा। फिर इसके बाद आता है HX। नेक्स्ट है देखो HX। HX stands for on request, राइट। ये ऐसे एरोड्रोम्स हैं जो जब रिक्वेस्ट किया जाएगा तभी ऑपरेट होंगे, उसके बाकी अनलिमिटेड टाइम तक क्लोज रहेंगे, टिल फर्दर नोटिस तक, राइट। ऑन रिक्वेस्ट एंड इरेगुलर, इसमें हम लिखेंगे सर्विसेज अवेलेबल, एक्सप्लेनेशन में सर्विसेज अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, कॉमा नो फिक्स्ड आवर्स, राइट। एक्टिवेटेड एज रिक्वायर्ड, राइट। जब भी जरूरत पड़ा तब इसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा और एल्स ये पूरे टाइम बंद रहेगा। फिर उसके बाद जो आता है, उसके बाद जो है दैट इज दी H प्लस प्लस, H प्लस, राइट। H प्लस 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 डिपेंड्स, राइट। यहाँ पे टाइम्स लिख देंगे, प्लस कितने टाइम्स भी हो सकता है, H प्लस टाइम्स, राइट। H प्लस कैन वेरी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक पब्लिश्ड आवर्स, राइट। दीस आर दी स्पेसिफिक पब्लिश्ड आवर्स, मतलब ये स्पेसिफाई कर दिया गया है। अभी तक हमने जो देखा वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था, राइट। यहाँ पे वो लोग ने स्पेसिफाई कर दिया कि दिन के इतने बजे से इतने बजे तक ही ये चालू रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, राइट। तो हम एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे एग्जैक्ट आवर्स मेंशन्ड, एग्जैक्ट आवर्स मेंशन्ड न्यूमेरिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखेंगे 0400 से लेके 1230 UTC, right, this is one example. अदर एग्जाम्पल लिखेंगे 0200 से लेके 1000 एंड, मतलब ये दिन में 2 बार चालू होगा, 1500 से लेके 1900, ठीक है। ये कोई कोड नहीं है, दिस इज जस्ट डायरेक्ट टाइम बता रहा है, राइट। आवर्स है कि 0400 से लेके 1230, राइट। यूटीसी यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए चालू रहेगा। दिस वॉज दी ओवरऑल एरोड्रोम आवर्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब हम जो बेसिक सा डिस्कस करेंगे ऑल ओवर इंडिया में, राइट। एक जनरल आइडिया है कि ऑल ओवर इंडिया में, राइट, ये वेरी कर सकता है, हमेशा वेरी करेगा। नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, तुम गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ और बताएगा, दूसरे कोई वेबसाइट पे जाओगे तो और बताएगा, ठीक है। तो जनरली एक इंफॉर्मेशन के लिए ये चीजों हमें हमेशा अपडेट रहना है, बट लेटेस्ट डेटा के हिसाब से ऑफिशियली जो बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ एरोड्रोम्स जो ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल हैं, दैट इज दी 460 to 800, राइट। 480 टोटल नंबर ऑफ एरोड्रोम्स इतने अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। इसके अंदर कौन से इंक्लूडेड है, कितने टाइप्स ऑफ एरोड्रोम्स इंक्लूडेड है। सो दे आर सिविल एयरपोर्ट्स, मिलिट्री एयरपोर्ट्स, प्राइवेट एयरपोर्ट्स, प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स भी बोल सकते हो, फ्लाइंग क्लब, ग्राउंड्स, इन सबको इंक्लूड करके बोला जा रहा है। और उसके बाद एक और भी आता है अबेंडोन्ड,
मतलब जिनको छोड़ दिया गया, abandoned और disused एयर स्ट्रिप्स। ठीक है, इन सब के हिसाब से जनरली टोटल नंबर ऑफ जो एयरपोर्ट्स हैं, एरोड्रोम्स है, 460 टू 480 है। ठीक है, और ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स एज ऑफ जुलाई 2024, ठीक है, ये जो डेटा गूगल पे अवेलेबल है, विकिपीडिया पे अवेलेबल है, उसके हिसाब से 157 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल है। इंडिया में, राइट, टोटल 157 एयरपोर्ट्स दे आर ऑपरेशनल। एयरपोर्ट्स की बात करें हम लोग, एयर स्ट्रिप की बात नहीं कर रहे, राइट। उसमें से 30 इंटरनेशनल हैं और 35 के पास अप्रोक्स, राइट, दिस इज इन जनरल डेटा, जिनके पास कस्टम एयरपोर्ट्स है, कस्टम सर्विसेज अवेलेबल है। कस्टमर सर्विसेज में जैसे कि पैसेंजर हैंडलिंग, बैगेज हैंडलिंग, वो सारे सर्विसेज अवेलेबल है, जिसमें इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। 157 जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, राइट। इसमें से बाकी जो बचे हैं वो 157 में से बाकी जो बच रहे, कितने बच रहे, 60, राइट, वो सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स आ जाते हैं। इन दोनों का मिला के 65 माइनस कर दो इसमें से, ठीक है, ऑलमोस्ट 95 एयरपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में आ जाते हैं। मेजर एयरपोर्ट्स कौन से मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं, वो याद रखने वाली चीजें हैं, रट लेना है, इसका एक लिस्ट बनाओगे। ये एक होमवर्क लिख लो तुम लोग, राइट, क्योंकि मैं लिखाऊंगा तो ये हमेशा वेरी करता रहता है। इसको एक मतलब ऐसा हो सकता, जहां से भी ले सकते हो, राइट, इन गूगल से जहां से भी मिल जाए अपने को ले लेना है इसको। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स अवेलेबल इन इंडिया, उसमें से इंटरनेशनल कौन से हैं, डोमेस्टिक कौन से हैं, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है ना, इसमें हमेशा कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, राइट, 3-4 ईयर का डेटा ले रखा है मैंने। उसके हिसाब से इसमें बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लैंडिंग साइट्स इन इंडिया वर्ल्ड में इज 44,000। ठीक है, मतलब 40 ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, और ऐसे कोड्स जिन टोटल इंडिया में 157, जैसे मैंने बताया, टोटल एरोड्रोम फील्ड्स 480 हैं, राइट, ये तो कॉमन, इसको रट लेना। 460 से लेके 480 तक एरोड्रोम है, टोटल एरोड्रोम स्ट्रिप्स। ठीक है, उसमें से 157 इज ऑपरेशनल, बाकी जो है वो ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, अब इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से हैं। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जानना क्यों जरूरी है, बिकॉज हमारे जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, राइट, मेरे पास एक लिस्ट है, मैं वो लिस्ट ही पूरा ग्रुप में भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। जैसे कि दिल्ली में हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, और मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तमिलनाडु में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, कर्नाटका में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो गया, राइट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैती सिंह अहमदाबाद। ये सारे एयरपोर्ट्स हमें क्यों याद रखने हैं, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स करेंगे, मैंने एक रूल बताया था, रूल ऑफ थंब, क्या बताया था, कि हम इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंटरनेशनल पे ही डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, कोई इंटरनेशनल रूट है, जैसे दिल्ली लैंड करने वाला था, वो दिल्ली पे अगर जो फॉर एग्जांपल कोई रीजन से दिल्ली एयरपोर्ट क्लोज्ड है फॉर एनी रीजन, या फिर उसके एयर स्ट्रिप अनसर्विसेबल है, तो हम इसको अगर जो अल्टरनेट पे लेके जा रहे हैं, तो हम अल्टरनेट पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही ढूंढेंगे, राइट। कोई भी दूसरे एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जहाँ पे कस्टमर सर्विसेज नहीं अवेलेबल है, वहां पे लैंड नहीं करेंगे। इसके प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि कौन से एयरपोर्ट को हम डोमेस्टिक बोलते हैं, कौन से को इंटरनेशनल बोलते हैं, राइट। दोनों में डिफरेंस इतना सही है, इंटरनेशनल में सारे सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे, कस्टमर सर्विसेज से लेके फायर फाइटिंग सर्विसेज से लेके हर चीज अवेलेबल रहेगा वहां पे। ठीक है, डोमेस्टिक पे ये जरूरी नहीं है। जब मैंने डिफरेंस बताया था एरोड्रोम और एयरपोर्ट के बीच में, राइट, तब। चलो, अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, रेगुलेशन, यहां से शुरू हो रहा है हमारा रेगुलेशन। इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ और इसको कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज में, ओके, ये कलर मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द रेगुलेशन पार्ट।
ठीक है, इसके अंदर पहला जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज दी इकाऊ। इकाऊ क्या है हम ये समझेंगे पहले। देखो, जब रनवेज के बारे में सर्च करोगे तो उसमें थोड़ा सा कैटेगरीज भी है, जैसे टेबल टॉप रनवे कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, राइट, पैरेलल रनवेज कितने, मैक्सिमम रनवेज किसके पास है, लोवेस्ट रनवे किसके पास है, कौन से एयरपोर्ट के पास है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भी सर्च करना, राइट, ये होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से जब एयरपोर्ट सर्च करेंगे तो उनको कैटेगराइज करके इस तरीके से, कितने हेलीपोर्ट्स हैं, राइट, कितने हॉस्पिटल वाले स्ट्रिप्स हैं हमारे पास जहाँ पे हॉस्पिटल, स्पेशली हॉस्पिटल सर्विसेज अवेलेबल, हेलीपैड्स जैसे बोल सकते हो, वो सारी चीजें भी अच्छे से सर्च करना। और नहीं मिले तो आई विल सेंड यू, डोंट वरी, राइट। और मिलिट्री मिलिट्री एयरपोर्ट्स कितने कितने हैं, होटल एयरपोर्ट्स कितने कितने हैं, राइट, मेजर होटल एंड प्राइवेट हेलीपैड्स, ऑफशोर हेलीपैड्स कितने सारे हैं हमारे इंडिया में। ठीक है, जैसे ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ऑफशोर हेलीपैड्स जो हमारे मुंबई के अंदर है, मुंबई जो हमारा ओशन है उसके अंदर बहुत सारे हैं, तो कितने हैं, राइट, वो सारी चीजें अच्छे से रट लेना है। गंगोत्री हेलीपैड, यमुनोत्री हेलीपैड, बद्रीनाथ हेलीपैड, केदारनाथ हेलीपैड, शिमला हेलीपैड, मनाली हेलीपैड, दीज आर दी स्पेशल हाई अल्टीट्यूड रिमोट एरिया हेलीपैड्स, राइट, जो कि हायर अल्टीट्यूड पे अवेलेबल है। वो सारी चीजों के बारे में भी अच्छे से रट लेना है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज दी इकाऊ। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट इकाऊ, सो इकाऊ है क्या, राइट, इसके बारे में हम लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बस समझ लो। ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा, आई विल सेंड यू द नोट्स, क्योंकि इकाऊ के बारे में पढ़ने जाओगे ना तो ये टोटली सीएआर है, एक ऐसा चीज है कि मतलब जितना पढ़ लो उतना कम है। मेन मेन पॉइंट्स के बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात विल क्या है ये इकाऊ क्या है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है वो सब चीजें अच्छे से हम रट लेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इकाऊ एनेक्सेस क्या क्या है, और इसका कन्वेंशन, शिकागो कन्वेंशन हुआ था एक, राइट, शिकागो कन्वेंशन जो कि 4 अप्रैल 1947 में इस इकाऊ को एस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिक सा डेफिनेशन लिख लो बस, राइट। इकाऊ क्या है, इट इज एन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। ठीक है, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, लिख लो, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा मैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या जरूरी है तो लिखते जाओ, मैं डिक्टेट करता हूँ बस। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन, इट कोडिफाइज it codifies the principle and techniques of the principles and techniques of international air navigation, techniques of international air navigation, techniques of international air navigation, and fosters the planning and fosters the planning and development of international air transport, planning and development of international air navigation, planning and development of international air transport, to ensure safe and orderly growth, to ensure safe and orderly growth. ये इसका बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। अब इट्स हेडक्वार्टर्स आर, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, लोकेटेड इन दी, इट हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन दी
Montreal, 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 Quebec, कनाडा, ठीक है, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा, एक जगह का नाम है ये। फॉर्म्ड एट, इसमें हम आगे लिखेंगे, इट वाज फॉर्म्ड एट 4th अप्रैल 1947, ये इसका डेट है। अब फंक्शन लिखेंगे, फंक्शंस ऑफ इकाऊ, ये क्या करता है। सो इकाऊ काउंसिल एडप्ट्स, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन ऑफ इकाऊ। तो फंक्शन में लिख लो फटाफट, द इकाऊ काउंसिल एडॉप्ट्स स्टैंडर्ड एंड, इकाऊ काउंसिल एडॉप्ट्स स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, जिसे हम शार्प्स भी बोलते हैं, SARPS शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस concerning air navigation, its infrastructure, air navigation infrastructure, flight inspection, comma, prevention of unlawful interference, comma, prevention of unlawful interference, comma, and facilitation of border crossing procedures, and facilitation, FACILITATION, facilitation of border crossing procedures, for international civil aviation, border crossing procedures for international civil aviation, full stop. ICAO defines these were the functions, right? ये functions थे इसके, what are the functions of ICAO। अब उसी में लिखेंगे next full stop डाल के, ICAO defines the protocol for air accidents, investigation, air accident investigation, followed by transport safety authorities, followed by transport safety authorities in countries, signatory, SIGNATORY, signatory to the Chicago Convention, मतलब उस कन्वेंशन में जितने भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थे, उन सारे कंट्रीज को ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। इकाऊ पब्लिश डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिख लो, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस RTR से रिलेटेड है। तो सबसे पहला है इकाऊ डॉक,
हेडिंग डालो इकाऊ पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स, इकाऊ पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स। मैंने अभी तक जितना भी सब कुछ पढ़ा है ये सब इन डॉक्यूमेंट्स में दिया गया है, राइट। सो इकाऊ डॉक 4444 4 टाइम्स 4, राइट। इसमें क्या अवेलेबल है, तो पेंस, शॉर्ट फॉर्म है ये। प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज, पेन स्टैंड्स फॉर प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज डैश प्रोसीजर फॉर एयर नेविगेशन सर्विसेज डैश एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे डैश, डैश के बाद ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे रूल्स ऑफ एयर, रूल्स ऑफ एयर, रूल्स ऑफ एयर एंड एयर ट्रैफिक सर्विसेज। ये किसमें दिया हुआ है, इकाऊ डॉक 4444, ठीक है। दूसरा है इकाऊ डॉक 9432, 9432, it is manual of radio telephony, it is manual of radio telephony। फिर उसके बाद है डॉक, इकाऊ डॉक 8400, ये क्या है, एब्रीवेशंस एंड कोड्स, एब्रीवेशंस एंड कोड्स। कौन से स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस है जो इकाऊ के डॉक्यूमेंट पब्लिश किए गए उन्हीं को हमें यूज करना है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ठीक है। उसके बाद है 8126, इकाऊ डॉक 8126, इसमें क्या दिया है, तो एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस मैनुअल, दिस इज अ एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस मैनुअल। तो जो एयरपोर्ट कोड्स रहते हैं, राइट, इकाऊ डिफाइन करता है एयरपोर्ट कोड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इट इज अ 4 लेटर कोड, फॉर एग्जाम्पल वी ए ब्रावो ब्रावो, ये हम लोग ने बार बार सुना होगा, राइट, वी ए ब्रावो ब्रावो, ठीक है। वी ए वी इकाऊ एयरपोर्ट कोड्स, जो हर एयरपोर्ट के लिए इकाऊ एक कोड जनरेट करता है, ठीक है। वी ए बी, और ये मुंबई के लिए, दिस इज फॉर मुंबई, ठीक है। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल वी आई डी पी, दिस इज फॉर दिल्ली, ठीक है। अब इसके अंदर ये क्या है, व्हाट डज ईच वर्ड सिग्निफाई, ये देखते हैं। तो वी क्या है, वी रिप्रेजेंट्स दी अप्सरा कोड, जैसे हम लोग ने बार बार देखा, वी रिप्रेजेंट्स दी अप्सरा कोड। ये जो वी है इट रिप्रेजेंट्स दी ए एफ अप्सरा कोड फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया के लिए ये अप्सरा कोड डिफाइन कर दिया गया। यहाँ पे आई है, जो आई रिप्रेजेंट्स दी एफ आई आर कोड, राइट। तो आई रिप्रेजेंट्स दी, इट इज एफ आई आर कोड, दिल्ली एफ आई आर कोड। टीपी, राइट, दिस इज द एयरपोर्ट, वी आर कोड, दिस इज नथिंग बेटा वी आर कोड, इसके पीछे एन भी लगा रहता है बट एन को हटा दिया गया, सिर्फ डीपी रखा गया है, राइट। सो दिस इज द एयरपोर्ट कोड, ठीक है, ये है एयरपोर्ट। सो दिस इज हाउ इट इज रिटन। सिमिलरली यहाँ पे ये वी है हमारा इंडिया का अप्सरा कोड, ए रिप्रेजेंट्स दी वेस्टर्न रीजन, और बी यहाँ पे बी ब्राओ ब्राओ ब्राओ, ये वी आर कोड बनता है, तो वहां से बी ले लिया है लोग ने, ठीक है। ये बन गया हमारा मुंबई का,
right? This is how ICAO airport codes are being generated. ठीक है. Similarly airline codes जो होते हैं, right? Airline codes, airline codes are 3-letter codes. For example, BOM, right? This is the Bravo Oscar Mike. इस तरीके से हम इसको ट्रांसमिट करते हैं. कुछ और लाइंस लिख लेंगे हम लोग ICAO एनेक्सेस के बारे में, ICAO कन्वेंशन के बारे में. व्हाट हैपेंड इन ICAO कन्वेंशन, शिकागो कन्वेंशन. जो कन्वेंशन हुआ था, तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑल्सो नोन एज शिकागो कन्वेंशन. द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन also known as Chicago Convention, CHICAGO, Chicago, established the ICAO मतलब ये इसी कन्वेंशन में ICAO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, राइट? किसमें? शिकागो कन्वेंशन में. ठीक है. established the ICAO, a specialized agency of UN, a specialized agency of UN, specialized agency of UN charged, CHARGED, charged with coordinating and regulating इंटरनेशनल एयर ट्रैवल. ठीक है, इसका दो फंक्शन है, कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करना. किसको? इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को, राइट? रूल्स बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है इंटरनेशनल एयर सेफ्टी के लिए एंड टू ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल एयर ट्रैवलिंग के लिए. द कन्वेंशन एस्टेब्लिशेस रोल्स ऑफ, इसमें हम नेक्स्ट में लिखेंगे द कन्वेंशनल एस्टेब्लिशेस रूल्स ऑफ एयर स्पेस. किसके इसके लिए रूल सेट करता है? तो एयर स्पेस, दूसरा एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एयर स्पेस, एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी, राइट? इन तीन चीज के लिए ये रूल सेट करता है. कौन? ICAO. ठीक है. ICAO के अंदर टोटल 19 एनेक्सेस है. देयर आर टोटल 19 एनेक्सेस. सो हेडिंग डालो एनेक्सेस, ANNEXES, एनेक्सेस. देयर आर टोटल 19 एनेक्सेस. ठीक है. एनेक्सेस की लिस्ट में ग्रुप में भेज देता हूँ. ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग आई विल सेंड यू द लिस्ट ऑफ द 19 एनेक्सेस व्हिच इज जनरली अवेलेबल ऑन द गूगल. ठीक है, इसका लिस्ट में भेज देता हूँ, तो वहां से कॉपी कर लेना. ठीक है, आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखना चाहिए, बिकॉज इट इज टू मच टू डाइजेस्ट. एक ही दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे. सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है सर. हाँ सर. शाम को भी अगर जो इफ यू गाइस आर फ्री तो मेरे को बता देना, ताकि लंबा ब्रेक हो जाएगा. वी कैन कंटिन्यू अराउंड 9 या फिर 7. ठीक है, जो ठीक लगे, बिकॉज अभी सिलेबस बहुत बचा हुआ है और एग्जाम के डेट्स आने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. इसलिए थोड़ा सा एक्सपीडिएट कर रहा हूँ, थोड़ा तेज भगा रहा हूँ. हाँ सर, मैंने ये भी सुना कि हम लोग का DGC में जो वेबसाइट है, कौन सा वाला जो हम लोग ओपन ई परीक्षा ओपन करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं.
नहीं, अभी कुछ नहीं करना है। अभी सिंपली तुम्हें बस ये अपना DGCA का जो जहाँ से मॉड्यूल अप्लाई करते हो ना, वहां पे ही जाके तुम्हें RTR का सेशन सिलेक्ट करना रहेगा। वहां से पहले पार्ट 1 क्लियर करो। जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद तुम्हें EGCA की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, वहां से पार्ट 2 के लिए स्लॉट बुक होगा। सर क्योंकि मैंने सुना कि हाँ। जो हम लोग का BMPO है वो चेंज होके जनरल पे आएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ठीक है अगर जो सर। देखो नहीं होता तो बताना मुझे, नहीं होगा तो, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ तो बताना। ठीक है। ठीक है। ओके। ओके। चलो बाय। बाय, गुड नाइट।